साथियों, आपको पुनः मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विनोद मियाँ और आप देख रहे हैं त्रिशूल एजुकेशन। आज हमारी सीरीज का यह 28वां वीडियो है @MCQ सीरीज 28 इकोनॉमिक्स। इस सीरीज में हम आपको सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर बतलाने वाले हैं, जो कि पीजीटी इकोनॉमिक्स भर्ती परीक्षा और सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए भी यह सीरीज उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि इन दो परीक्षाओं के लिए है। तो आपने करना क्या है, आप मेहनत करिए और अपने पर विश्वास रखिए। इसके साथ आपने करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और यदि यह सीरीज पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करना है। तो शुरू करते हैं अपनी महत्वपूर्ण सीरीज MCQ सीरीज 28 इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। समय पर आधारित समंक समूह कहलाता है। यदि समंकों का वह समूह जो समय पर आधारित है, चाहे वो दिन के आधार पे है, सप्ताह के आधार पे है, वर्ष के आधार पर है, ओके, तो इस प्रकार के समंकों के समूह को क्या कहा जाएगा? ए प्रतीप गमन, बी काल श्रेणी, सी आंकड़ों की श्रेणी, डी उपरोक्त सभी। काल श्रेणी का इंग्लिश में हो गया टाइम सीरीज। तो काल मीन्स होता है समय, तो जिस श्रेणी का या जिन समंकों का संबंध समय से होता है वह काल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। काल श्रेणी में विचरण का कारण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काल श्रेणी विचरण मीन्स होता है अंतर या वेरिएशन, कि काल श्रेणी के समंकों में विभिन्न वर्षों में अंतर क्यों उत्पन्न होता है, एक समान उत्पादन क्यों नहीं होता है। कभी उत्पादन ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी आयात बढ़ जाता है, कभी निर्यात घट जाता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन क्यों होता है? ए मौसम, सामाजिक रीति रिवाज, बी प्राकृतिक कारण जैसे भूकंप, महामारी, बाढ़, सूखा, सी राजनीतिक उतार चढ़ाव, युद्ध, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी उपरोक्त सभी। ए बी सी पर जितने भी पॉइंट लिखे हैं ये काल श्रेणी के समंकों में अंतर या परिवर्तन पैदा करते हैं। जैसे मौसम की बात करते हैं, उदाहरण के लिए यदि किसी समय विशेष पर या किसी वर्ष में अच्छी खासी बारिश होती है तो उस समय फसलें क्या होती है, अच्छी हो जाती हैं, ओके। और इसका उल्टा क्या होगा, यदि मौसम खराब रहता है, बारिश बहुत कम होती है, आंधी तूफान बढ़ जाता है तो फसलों का उत्पादन घट जाता है, ओके। तो इस प्रकार से मौसम में परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, उत्पादन में अंतर उत्पादन हो जा रहा है। इसी प्रकार से अन्य भी लिखे हैं, इन सबको आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। काल श्रेणी के अवयव हैं। टाइम सीरीज के अवयव या घटक कितने हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है ए, अर्थात काल श्रेणी के 4 घटक हैं, अर्थात 4 घटकों से मिलकर किसी काल श्रेणी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। उपनति का अर्थ है। ये सब के सब जो प्रश्न है काल श्रेणी के टाइम सीरीज के हैं। तो उपनति का अर्थ होता है इंग्लिश में ट्रेंड, जिसे रुझान कहते हैं। तो उपनति का अर्थ क्या होगा? ए काल श्रेणी में अल्पकाल में होने वाला परिवर्तन, बी काल श्रेणी में दीर्घ काल में होने वाले उतार चढ़ाव, सी काल श्रेणी में दीर्घ काल में होने वाले परिवर्तन, डी बी और सी विकल्प सही हैं। करेक्ट आंसर है डी कि बी और सी, अर्थात काल श्रेणी में दीर्घकाल में होने वाला उतार चढ़ाव, या सी पर जो लिखा काल श्रेणी में दीर्घकाल में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे उपनति या ट्रेंड के नाम से जाना जाता है। तो इसको आपने क्या करना है, याद कर लेना है कि उपनति का जो संबंध होता है वह लॉन्ग टर्म से होता है, दीर्घकाल से होता है, और दीर्घकाल में जो समंकों में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है, वही उपनति या ट्रेंड कहलाता है। अब बात करते हैं उपनति के प्रकार। उपनति 3 प्रकार की होती है और इसको हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा लाल रंग का वक्र है, जो ऊपर की ओर जा रहा है, अप डाउन करते हुए, ऊपर नीचे ऊपर करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये बढ़ती उपनति कहलाती है। तो जो लाल रंग का कर्व है, वक्राकार रेखा है, ये किसको बतला रही है? बढ़ती उपनति को बतला रही है, ओके। और इसे हम कह सकते हैं धनात्मक उपनति। दूसरी जो उपनति आती है वह घटती उपनति है, अर्थात बढ़ती उपनति का उल्टा क्या होगा? घटती उपनति। जब दीर्घकाल में क्या होता है, उत्पादन घटता है, तो जो लाल रंग का वक्र बना हुआ है वह ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो इसे कहेंगे घटती उपनति। और तीसरे की जो उपनति है उसे कहते हैं उपनति विहीन
अवस्था अर्थात जिसमें न उत्पादन बढ़ता है न घटता है, लगभग स्थिर बना रहता है। तो जो लाल रंग का हमारा कर्व खींच रखा है, यह उपनति विहीन अवस्था को बतलाता है। अर्थात एक बार नीचे गिर रहा कर्व, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर अप डाउन करके चल रहा, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की यदि अवस्था रहती है उत्पादन में, तो यह उपनति विहीन अवस्था कहलाती है। तो जो उपनति है, इसका संबंध किस काल से है? इसका जो संबंध है वह दीर्घ काल से है। तो इन 3 रेखा चित्रों को आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा उपनति क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। आवर्त परिवर्तन है ए सामयिक परिवर्तन, बी मौसमी परिवर्तन, सी ऋतुनिष्ठ परिवर्तन, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी उपरोक्त सभी। आवर्त परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं सीजनल वेरिएशन। तो आवर्त परिवर्तन को सामयिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। ओके, दूसरा नाम मौसमी परिवर्तन भी कह सकते हैं। तीसरा इसी को ऋतुनिष्ठ परिवर्तन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आवर्त परिवर्तन के यहाँ पर ए बी सी 3 नाम आ गए हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? डी है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। आवर्त परिवर्तन का तात्पर्य है ए 6 साल में होने वाले परिवर्तन काल श्रेणी में, बी 1 वर्ष के अंदर होने वाले परिवर्तन काल श्रेणी में, सी दीर्घकालीन परिवर्तन काल श्रेणी में, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है बी 1 वर्ष के अंदर होने वाले परिवर्तन काल श्रेणी में। अर्थात काल श्रेणी में 1 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन होते हैं समंकों में, उसे आवर्त परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। आवर्त परिवर्तन की मुख्य विशेषता है ए निश्चित समय अवधि में पुनरावृत्ति, बी अनियमित परिवर्तन, सी दीर्घकालीन परिवर्तन काल श्रेणी में, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है ए निश्चित समय अवधि में पुनरावृत्ति कहलाती है आवर्त परिवर्तन की मुख्य विशेषता। तो निश्चित समय अवधि में पुनरावृत्ति किस किस चीज की होती है? जैसे भारत में जो मानसून आता है वह प्रतिवर्ष साल में 1 बार ही आता है और प्रत्येक साल बार आता है, तो इसकी पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है। यदि हम त्योहारों की बात करें, यदि दीपावली की बात करें तो साल भर में 1 बार आती है, फिर अगले साल उसकी क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, फिर अगले साल उसकी क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। ऐसा नहीं कि साल भर में 10-10 बार क्या हुई? दीपावली आ गई और साल भर में 75 बार क्या आ गया? मानसून आ गया। तो इनका एक फिक्स टाइम रहता है, एक निश्चित समय अवधि रहती है जिसमें ये क्या होते रहते हैं? रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आवर्त परिवर्तन की मुख्य विशेषता क्या कहलाएगी? कि निश्चित समय अवधि में पुनरावृत्ति। जैसे मौसम में भी परिवर्तन क्या होता है? हर समय नहीं होता है, बल्कि साल भर में एक बार सर्दी आती है और एक बार गर्मी आती है। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। व्यापार चक्र की अवस्थाएं हैं। ओके, क्या बोला जा रहा है? व्यापार चक्र की अवस्थाएं हैं। ए अभिवृद्धि, बी ह्रास, सी अवसाद, डी पुनरुत्थान, ई उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है ई उपरोक्त सभी। व्यापार चक्र की ए बी सी डी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था में क्या होता है? अभिवृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। बी दूसरी अवस्था में ह्रास होता है, उत्पादन घटता है, रोजगार घटता है। सी में अवसाद, महामंदी फैल जाती है। ठीक है जी। और जब महामंदी फैल जाती है तो फिर अर्थव्यवस्था क्या करती है? पुनरुत्थान करती है, अर्थात पुनः उसमें ग्रो होने लगता है। तो इस प्रकार से व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं होती है। इनके क्या क्या नाम है, इनको आप याद कर लेंगे। आगे इसको हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। व्यापार चक्र को चक्रीय उच्चावचन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो 4 अवस्थाएं मैंने बतलाई हैं, इसको बताने से पहले बता दें इसका डायग्राम किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। एक्स अक्ष पर आप दिखाएंगे समय, ओके, और वाई अक्ष पर आप दिखाएंगे व्यापार चक्र की अवस्थाएं, और बीच से एक पीले रंग की हमारी जो लाइन खींच रखी है, सीधे पड़ी वाली लाइन, जिस पे लिख रखा है सामान्य। अब देखिए, एक हमारा क्या कर्व बना रखा है, ऊपर से नीचे की तरफ, अर्थात यू शेप में बना रखा है। सबसे ऊपर लिखा है अभिवृद्धि। तो अभिवृद्धि क्या होती है? व्यापार चक्र की पहली अवस्था है। ओके जी। लेकिन हमारा वक्र नीचे की तरफ डाउन कर रहा है, तो पीले रंग पर मिलने के बाद वह नीचे चला जाता है, वहां पे लिखा हुआ ह्रास। ठीक है जी। और उससे और नीचे चला जाता है तो अवसाद। तो चक्र उच्चावचन की जो सबसे
खराब स्थिति कहलाती है, वो अवसाद या जिसे डिप्रेशन या ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी के नाम से जाना जाता है। पर ऐसा नहीं कि महामंदी हमेशा बनी रहेगी। उसके बाद फिर अर्थव्यवस्था में जान फूँकने की कोशिश की जाती है और उसके बाद देखिए आप अवसाद के बाद कर्व पुनः ऊपर की ओर चढ़ता है और उसे कहते हैं पुनरुत्थान। तो इस प्रकार से चक्रीय उच्चावचन को आप डायग्राम के थ्रू इस प्रकार से बतला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। दैव या अनियमित परिवर्तन है, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? ए पे मेरा लिखा हुआ है समय-समय पर होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनके बारे में पूर्व अनुमान नहीं होता है, उन्हें काल श्रेणी में अनियमित परिवर्तन कहते हैं। अर्थात दैव को ही क्या कहते हैं? अनियमित परिवर्तन कहते हैं। तो समय-समय पर क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिनके बारे में पूर्व में कोई आभास नहीं होता है, कोई अनुमान नहीं रहता है कि भारी बारिश होने वाली है या भूकंप आने वाला है या युद्ध होने वाला है। इसके बारे में तो किसी को अनुमान नहीं रहता है कि लड़ाई होनी है। तो यदि इस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो इसे क्या कहेंगे? काल श्रेणी में अनियमित परिवर्तन कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में काल श्रेणी के मूल्यों में सामान्य वृद्धि या कमी हो सकती है। मेन जो फोकस है, परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन परिवर्तन किसमें हो रहा है? कि यदि उत्पादन है, तो उत्पादन बढ़ भी सकता है, उसमें वृद्धि भी हो सकती है और उत्पादन घट भी सकता है, ठीक है? बी पर क्या लिखा है मेरा? ऐसे परिवर्तन आकस्मिक होते हैं, जो दैव परिवर्तन है, जो अनियमित परिवर्तन है, जिनके बारे में पूर्व अनुमान नहीं होता है, ये अचानक होते हैं। जैसे बाढ़ आ गई, तो बाढ़ के बारे में तो कोई फिक्स रहता नहीं कि इतनी तारीख को बाढ़ आएगी, भैया आप हट जाना वहाँ से। भूकंप के बारे में इतनी तारीख को भूकंप आएगा, आप बाहर रहना। तो जैसे बाढ़ आ गई तो अचानक आती है, भूकंप आ गया तो अचानक ही आएगा। तकनीकी में भारी परिवर्तन, यदि तकनीक का बहुत जल्दी आविष्कार हो जाता है, तो वह अचानक लोगों के सामने आता है। युद्ध भी अचानक ही होता है और सूखा, यदि बारिश बोल के थोड़ी आती है कि अगले साल में नहीं आऊँगा भैया, सूखा पड़ेगा, वो भी अचानक ही होता है। और औद्योगिक अशांति, किसी फैक्ट्री में क्या हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ औद्योगिक अशांति फैल जाती है, जिससे उत्पादन का स्तर गिर जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे जो परिवर्तन होते हैं, ये अचानक होते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा ध्यानपूर्वक समझ लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस पे गहरी नज़र रखनी है और इसको ध्यानपूर्वक समझना है कि काल श्रेणी के घटक, काल श्रेणी के 4 घटक हैं, जो आगे मैं इनको बता चुका हूँ अलग-अलग रूप में एमसीक्यू टाइप में। लेकिन हम यहाँ पर एक साथ समझ लेते हैं कि 4 घटक कौन है, इनको आपने याद करना है। पहला आता है उपनति या दीर्घकालीन प्रवृत्ति, अर्थात जो उपनति होती है वह समंकों की टाइम सीरीज की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को बतलाती है। ओके। दूसरा है आवर्त, इसी का नाम है सामयिक, इसी का नाम है ऋतुनिष्ठ या मौसमी परिवर्तन, जिसे सीजनल वेरिएशन कहते हैं। ये दूसरा घटक है। तीसरी है चक्रीय परिवर्तन, जिसको मैंने व्यापार चक्र के रूप में आपको आगे बतलाया। चौथा है दैव या अनियमित परिवर्तन, ये चौथा वाला घटक है। तो काल श्रेणी के कुल मिलाकर कितने घटक हुए भैया? 4 घटक हुए। तो इन 4 घटकों को आपने क्या करना है? बाय हार्ट याद करना है। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं और इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। काल श्रेणी के गणितीय मॉडल या निदर्श। तो यदि काल श्रेणी के गणितीय मॉडल या निदर्श को प्रकट करना है तो 2 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला है योगात्मक मॉडल या निदर्श और दूसरा है गुणात्मक मॉडल या निदर्श। तो पहले किसको समझते हैं? योगात्मक मॉडल या निदर्श। इट मीन्स हुआ कि जो काल श्रेणी के चारों घटक हैं, इनको एक साथ जोड़ना है और इनके प्रभाव को देखना है। तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? y इज इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, y का अर्थ है मूल समंक, t का मीनिंग है उपनति, t पर होता है ट्रेंड, s पर होता है सीजनल, जैसे सामयिक, s का अर्थ क्या होगा? सामयिक, c का अर्थ क्या होगा? चक्रीय परिवर्तन। और जो i है, i को r भी कहते हैं, तो ये प्रदर्शित करता है अनियमित उच्चावचन। तो इन सबको एक साथ जोड़ना है। तो इनका जो संयुक्त प्रभाव होगा वह योगात्मक मॉडल या निदर्श के रूप में जाना जाएगा। दूसरा लेते हैं गुणात्मक मॉडल या निदर्श। अब पहले में तो जोड़ किया, अब दूसरे में गुणात्मक, इसमें गुणा करना है। ठीक है, y बराबर टी गुणा एस गुणा सी गुणा आई। तो इन चारों का जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा? y कहलाएगा। तो इस प्रकार से 2 तरीके से काल श्रेणी के गणितीय मॉडल या निदर्श लिखे जा सकते हैं, योगात्मक रूप में, और दूसरा किस रूप में लिखा जा सकता है? गुणात्मक रूप में। तो इसको आप देख लें।
क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं प्रतीप गमन के संबंध में। यहाँ पर हम प्रतीप गमन को समझने की कोशिश करेंगे, साथ में हम ये समझेंगे कि प्रतीप गमन कितने प्रकार का होता है और डायग्राम के थ्रू इसको कैसे समझा जाएगा। तो सबसे पहले लेते हैं प्रतीप गमन। प्रतीप गमन को इंग्लिश में कहते हैं रिग्रेशन। तो प्रतीप गमन शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वह सर फ्रांसिस गाल्टन नामक सांख्यिकीविद ने किया था। इट मीन्स वह जो सर फ्रांसिस गाल्टन है एक व्यक्ति का नाम है। ओके, अब जो प्रतीप गमन है इसका अर्थ होता क्या है? इसका अर्थ होता है वापस आने या पीछे लौटने से होता है। इसका अर्थ क्या होता है? वापस आने से या पीछे लौटने से होता है। तो जो सर फ्रांसिस गाल्टन था उसने एक स्टडी की लंबे आदमियों पर, ठीक है, और एक छोटे आदमियों पर। उसने देखा कि जो लंबे आदमी हैं उनका जो बेटा होता है, ये जो पुत्र होता है, उसकी हाइट भी ज़्यादा होती है, उसकी ऊंचाई भी ज़्यादा होती है। और जो छोटे हैं आदमी, उनके बच्चे भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है जिनके पिताजी लंबे थे, उनके बच्चे भी लंबे थे, और जिनके पिताजी छोटे थे, उनके बच्चे भी छोटे थे। होता ही है, जिसके माता-पिता लंबे होते हैं, उनके बच्चे अक्सर लंबे ही होते हैं। जो छोटे होते हैं बौने कद के, उनके बच्चे भी छोटे होते हैं। आगे उसने स्टडी की कि जो लंबे पिताजी थे, जब उनके बच्चों का उसने औसत निकाला, बहुत सारे बच्चों का, ठीक है जी, तो उसने देखा कि लंबे पिताजी के जो बच्चे थे वो औसत रूप से अपनी पिताजी की हाइट से कम थे, मतलब थोड़ा कम थे। और उसके बाद उसने जो बौने किस्म के छोटे कद के पिताजी थे और उनके बच्चों का जब औसत निकाला, बहुत सारे बच्चों का औसत निकाला, तो उसने देखा कि वो बौने कद के जिनके पिताजी थे, उनकी हाइट अपने पिताजी से थोड़ा ज़्यादा थी। ये उसने अपने विश्लेषण में पाया। तो तब उसने देखा और क्या कहा उसने कि मानव जाति में सामान्यतः औसत ऊंचाई की ओर लौटने की प्रवृत्ति होती है। इट मीन्स ये नहीं हुआ कि जो लंबे माता-पिता हैं, उनके जो बच्चे हैं, पिताजी, ठीक है, वो पिताजी से बहुत लंबे हो गए। औसत रूप से बोला, कोई हो सकता है, अलग बात है। और फिर उसने देखा कि बौना में ऐसा नहीं है कि बौने के बच्चे और बौने हो गए या बौने होते जा रहे हैं। तो उसने ये देखा कि लंबे पिताजी की तुलना में उनके बच्चों की जो औसत हाइट थी, अपने पिताजी की तुलना में कम थी। और बौनों की स्थिति में उसने उल्टा पाया कि बौनों की जो बच्चों की औसत ऊंचाई थी, वो अपने पिताजी की तुलना में ज़्यादा थी। इस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि मानव जाति में सामान्यतः औसत ऊंचाई की ओर लौटने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है जी, पीछे की ओर लौटने की प्रवृत्ति होती है। आगे समझते हैं कि एक स्वतंत्र चर में परिवर्तन होने से आश्रित चर में क्या परिवर्तन होता है। जो प्रतीप गमन है वो क्या बतलाता है कि इसमें एक स्वतंत्र चर होता है और उस पर एक आश्रित चर होता है। तो स्वतंत्र चर में परिवर्तन होने से आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझाने की कोशिश करता है प्रतीप गमन। अभी कैसे होता है, जैसे आय है, ठीक है जी, तो आय मान लेते हैं एक स्वतंत्र चर है। तो देखते हैं कि आय के बढ़ने से और घटने से। दूसरा लेते हैं कौन सा, आश्रित चर उपभोग, कि आय के बढ़ने से व्यक्ति का उपभोग बढ़ता है या घटता है। तो जो उपभोग है, विभिन्न वस्तुएं जो उपभोक्ता क्रय करता है, खरीद करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी आय पर डिपेंड करता है। यदि आय बढ़ती है तो क्या होता है, उपभोग बढ़ेगा, विभिन्न वस्तुओं को क्रय करेगा। और यदि आय घटती है तो फिर उसके खर्चे में कटौती होगी, वो कम वस्तुओं को खरीद पाएगा। तो कुल मिलाकर एक स्वतंत्र चर हमने इसमें क्या लिया, किसी व्यक्ति की आय, और आश्रित चर क्या ले लिया, उपभोग। तो इन दोनों के बीच के संबंध को यदि हम देखा जाए तो हम किस में देख रहे हैं, प्रतीप गमन में। तो एक स्वतंत्र चर में परिवर्तन होने से आश्रित चर में क्या परिवर्तन होता है, ये बतलाने का काम करता है प्रतीप गमन। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण के द्वारा बताया कि आय बढ़ने से उपभोग बढ़ता है, अर्थात उपभोग में परिवर्तन होता है, ठीक है जी, और आय घटने से उपभोग घटता है, तो ये भी परिवर्तन ही होता है। कुल मिलाकर प्रतीप गमन सांख्यिकी तकनीकी द्वारा स्वतंत्र चर के आधार पर आश्रित चर का अनुमान लगाया जाता है। मतलब प्रतीप गमन के द्वारा क्या पता लगाया जाता है कि एक चर मूल्य ज्ञात होता है। दूसरे शब्दों में एक चर मूल्य क्या होता है, ज्ञात होता है, और दूसरे के बारे में क्या किया जाता है, या अज्ञात चर का अनुमान लगाया जाता है। माना कि वस्तु की कीमत दे रखी है, ठीक है जी, 10 रुपए दे रखी है, 15 रुपए दे रखी है, 20 रुपए दे रखी है, तो इसके आधार पर हम भावी मांग का अनुमान लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं,
यह अनुमान लगा सकते हैं कि कम कीमत पर अधिक वस्तुओं की मांग होगी और अधिक कीमत पर कम वस्तुओं की मांग होगी। इस प्रकार का अनुमान लगा सकते हैं। इसी प्रकार से कि एक चर हमें पता है आय के बारे में, ठीक है जी, जो स्वतंत्र चर है और उपभोग क्या रहेगा, परतंत्र चर या आश्रित चर रहेगा। तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि देश में लोगों की इनकम बढ़ती है तो फिर क्या होगा, उपभोग बढ़ेगा, विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और यदि इनकम घटती है लोगों की तो वस्तुओं की मांग भी घटेगी। तो कुल मिलाकर एक चर मूल्य दिया होता है और उसके आधार पर अगले चर मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। किसके अंतर्गत, प्रतीप गमन के अंतर्गत। प्रतीप गमन को समझने के बाद आता है प्रतीप गमन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। पहला है रेखीय व वक्र रेखीय प्रतीप गमन, दूसरा है सरल व बहुगुणी प्रतीप गमन। तो पहला लेते हैं रेखीय व वक्र रेखीय प्रतीप गमन। तो जो रेखीय प्रतीप गमन है, चाहे वो वक्र रेखीय प्रतीप गमन है, इसके लिए डायग्राम तैयार किया जाता है, रेखा चित्र बनाया जाता है। यदि क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन में यदि वक्र जाता है, सीधी रेखा के समान एक वक्र जाता है तो वह रेखीय प्रतीप गमन कहलाएगा। लेकिन यदि जो वक्र है वह टेढ़ा मेढ़ा बनता है सीधी रेखा के बजाय, तो वह कहलाएगा वक्र रेखीय प्रतीप गमन। और ये किस पे आएगा, डायग्राम पे आने वाला है। ओके, दूसरा है सरल व बहुगुणी प्रतीप गमन। जब क्या करते हैं कि एक आश्रित चर होता है, ठीक है, और एक स्वतंत्र चर होता है, तो इनके दोनों के बीच जो संबंध होता है उसे सरल प्रतीप गमन कहते हैं। और बहुगुणी इट मीन्स हुआ जब दो से अधिक क्या होते हैं, स्वतंत्र चर होते हैं और एक आश्रित चर होता है, उसे बहुगुणी प्रतीप गमन कहते हैं। तो सरल प्रतीप गमन में क्या होता है, जैसे हमने बात की कि आय है, ठीक है जी, ये हमारा स्वतंत्र चर हो गया और आश्रित चर हो गया उपभोग, ठीक है, तो इसमें दो ले लिए। और बहुगुणी में हमें क्या ले लेंगे कि आय के साथ साथ हम क्या करेंगे, एक तो आय ले लेंगे और दूसरी कीमत ले लेंगे। यदि किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है लेकिन कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो फिर उसका जो उपभोग है वह ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि महंगाई ज़्यादा है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, सरल में तो हमने एक स्वतंत्र चर ले लिया और एक परतंत्र चर ले लिया। बहुगुणी में क्या कर दिया, हमने दो स्वतंत्र चर ले लिए या दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं और एक परतंत्र चर ले लिया। तो कुल मिलाकर सरल व बहुगुणी प्रतीप गमन इस संदर्भ में समझा जाएगा। ठीक है, सरल में एक स्वतंत्र चर होगा और एक परतंत्र चर होगा, अर्थात दोनों के बीच के संबंध को देखा जाएगा कि इस एक का प्रभाव दूसरे पर क्या करता है। और बहुगुणी में देखेंगे जब दो या दो से अधिक चर मूल्यों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रतीप गमन का पता लगाया जाता है रेखा चित्र के द्वारा, तो उसे बहुगुणी प्रतीप गमन कहते हैं। अब चर किस रूप में हो सकता है, एक चर है x और एक चर हो सकता है y। ठीक है जी, x चर मान ले हमें यहाँ पर कि वह स्वतंत्र चर है और y चर जो है वो क्या है, वो परतंत्र चर है। x उदाहरण के लिए आय है, ठीक है जी, और y जो है वो क्या है, उपभोग है। नेक्स्ट लेते हैं प्रतीप गमन रेखाएं। जब डायग्राम तैयार किया जाता है रिग्रेशन के लिए तो दो वक्र बनते हैं, दो रेखाएं बनती हैं, ठीक है, एक x के लिए बनती है और एक y के लिए बनती हैं अलग अलग, जिन्हें प्रतीप गमन रेखाएं कहते हैं। दो सर्व उपयुक्त रेखाएं ये क्या कहलाती हैं, प्रतीप गमन रेखाएं कहलाती, लाइन्स ऑफ द बेस्ट। तो कुल मिलाकर एक डायग्राम पर प्रतीप गमन रेखाओं की संख्या कितनी होती है, दो होती है। दो कैसे होती है, y का x पर प्रतीप गमन, पहला ये होगा, और दूसरा होगा x का y पर प्रतीप गमन। तो पहला लेते हैं कि y का x पर प्रतीप गमन का मीनिंग क्या होता है। इसमें जो x है वह स्वतंत्र चर है और y क्या है, परतंत्र चर है या आश्रित चर है। दूसरी जो कंडीशन है वो इसका ठीक उल्टा होगा कि x का y पर प्रतीप गमन, यहाँ पर क्या होगा, y जो होगा वह स्वतंत्र चर होगा और हमारा जो x है वह क्या होगा, परतंत्र चर या आश्रित चर होगा। तो जिस कारण से यहाँ पर दो लाइनें बनेंगी प्रतीप गमन की, ठीक है, कितने डायग्राम पर, एक डायग्राम पर दो रेखाएं बनेंगी। पहली क्या है, y का x पर प्रतीप गमन
और अगला है x का y पर प्रतीप गमन। नेक्स्ट लेते हैं प्रतीप गमन रेखाएं और सहसंबंध। देखिए जब क्या होता है, सहसंबंध का मान पूर्ण होता है, तो पूर्ण सहसंबंध का मान कितना होता है, माइनस में 1 और प्लस में 1 होता है। तो ऐसी स्थिति में डायग्राम पर प्रतीप गमन रेखा एक बनेगी। लेकिन पहले मैंने बताया था आपको कि प्रतीप गमन रेखाएं किसी भी डायग्राम पर दो बनती हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही बन रही है। तो क्यों बनती है ऐसी एक? ये इसलिए बनती है कि जब दो चर राशियां एक ही समान अनुपात में वृद्धि करती हैं, मतलब बढ़ती हैं, क्योंकि यहाँ प्लस में हमारा जो लाल रंग का प्रतीप गमन रेखा ही ऊपर की ओर बढ़ रही है, ठीक है जी। तो ये जो बतला रही है, ये धनात्मक प्रवृत्ति को बतला रही है, पॉजिटिव टेंडेंसी को बतला रही है। तो सबसे पहले बनेगा एक प्रतीप गमन रेखा, ओके जी, विभिन्न पॉइंटों पर। अगला भी उसी दर से बढ़ता है, तो उन्हीं पॉइंटों पर उसका नंबर भी आएगा। तो ऐसी स्थिति में एक प्रतीप गमन रेखा जो पहले बनती है, जो अगली बनती है, उसको ढक लेती है। तो जब एक प्रतीप गमन रेखा दूसरी प्रतीप गमन रेखा के ऊपर आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में यह एक ही दिखाई देती है। इसको हम दूसरे रूप में समझें कि जब प्रतीप गमन रेखा, ठीक है, दो की जगह एक ही बनती है, तो ऐसी स्थिति में सहसंबंध का जो मान होता है वह +1 होता है। जो आर लिखा है, आर इज इक्वल टू +1, इसका अर्थ हुआ पूर्ण सहसंबंध, क्योंकि पूर्ण सहसंबंध में आर का मान 1 होता है, कभी एक से ज्यादा नहीं होता है, ओके जी। तो आर किसके लिए है? सहसंबंध के लिए है, कोरिलेशन के लिए है। ये दूसरा जो डायग्राम है, ये पहले डायग्राम का ठीक उल्टा है। यहाँ पर भी सहसंबंध का पूर्ण मान है, ठीक है जी, और वह है -1 में। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, जो रेड लाइन की हमारी कर्व रेखा है, जिसे हम प्रतीप गमन रेखा कह रहे हैं, ये ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। इसका ढाल कैसा है? ऋणात्मक है। लेकिन यहाँ पर भी दो चर राशियां हैं, ठीक है, जिनमें समान रूप से क्या होती है? गिरावट आती है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतीप गमन रेखा है, एक की जगह दो नहीं दिखाई देती हैं, या दो की जगह हमें एक ही दिखाई देती हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा? प्रतीप गमन रेखाओं की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर सहसंबंध का जो मान होगा वह पूर्ण होगा, ठीक है, लेकिन होगा कैसा? ऋणात्मक घटता हुआ। इसलिए आगे लिखा हुआ R इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो चाहे धनात्मक हो और चाहे ऋणात्मक हो, लेकिन सहसंबंध का पूर्ण मान हो तो प्रतीप गमन रेखा कितनी बनेगी? एक बनेगी। और जब प्रतीप गमन रेखा एक बनेगी, तो ऐसी स्थिति में सहसंबंध का मान कितना होगा? धनात्मक रूप में +1 होगा और ऋणात्मक रूप में -1 होगा। इसको याद रखना है। तीसरा रेखा चित्र लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि मैंने बात की थी प्रतीप गमन रेखाएं दो होती हैं। तो यहाँ पर दो प्रतीप गमन रेखाएं बना रखी हैं, एक पड़ी और एक खड़ी। तो जब एक प्रतीप गमन रेखा दूसरी प्रतीप गमन रेखा को 90 डिग्री के कोण पर काटती है, जिसे समकोण कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में सहसंबंध का जो मान या वैल्यू होता है वह 0 होता है। इट मीन्स हुआ किसी भी प्रकार का सहसंबंध दो चर राशियों में नहीं है। तो प्रतीप गमन रेखा की सहायता से क्या अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पर कि सहसंबंध का कितना मान है। तो जब एक क्या है? पड़ी रेखा है और एक खड़ी रेखा है। ये रेखा किसकी है? प्रतीप गमन रेखा है। दो रेखाएं हैं, ठीक है जी। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो इट मीन्स हुआ इनके बीच किसी प्रकार का रिलेशन नहीं है, अर्थात एक दूसरे को यह प्रभावित करने का काम नहीं करती हैं। तो ऐसी स्थिति में R इज इक्वल टू 0 होगा। कब होगा 0? जब प्रतीप गमन रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे? 90 डिग्री के कोण पर काटेंगे या एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलने का काम करेंगी। तो ऐसी स्थिति में R इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगला डायग्राम लेते हैं। इस डायग्राम में हमने देखना है प्रतीप गमन रेखाओं की सहायता से कि सहसंबंध कितना है दो चर राशियों में। तो यहाँ पर दो रेखाएं बना रखी हैं प्रतीप गमन की, क्योंकि डायग्राम पे पहले बताया था कि दो प्रतीप गमन रेखाएं बनती हैं, एक है लाल रंग की और दूसरी है केसरी रंग की।
तो जब दोनों रेखाएं अर्थात दोनों प्रतीप गमन रेखाएं या दो प्रतीप गमन रेखाएं जब दूसरे के पास पास होती हैं, यहाँ पर मेरी पास पास बना रखी हैं इसकी परिभाषा के अनुसार, तो ऐसी स्थिति में सह संबंध की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इट मीन्स वह एक से कम होती है। पूर्ण जब सह संबंध होता है तो तब तो +1 होगा या -1 होगा। तो यहाँ पर न तो +1 है न -1 है, तो मान लेते हैं कि कितना हो सकता है? हो सकता है कि 0.75 से ऊपर हो। तो कुल मिलाकर कहें कि जब प्रतीप गमन रेखाएं बगल-बगल या निकट होती हैं एक दूसरे के, तो ऐसी स्थिति में सह संबंध की मात्रा दो चर राशियों में ज़्यादा होती है। यह वाला जो डायग्राम है, पहले डायग्राम का ठीक उल्टा है। जब प्रतीप गमन रेखाएं क्या होती हैं? एक दूसरे से ज़्यादा दूर होती हैं। जैसे लाल रंग की रेखा है और दूसरी केसरी रंग की रेखा है, इनमें फासला ज़्यादा है, अंतर ज़्यादा है। तो इसकी सहायता से क्या अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर सह संबंध की जो मात्रा है दो चर राशियों में, वो क्या है? कम है। तो कुल मिलाकर यदि रेखाएं अर्थात दो प्रतीप गमन रेखाएं जितनी ज़्यादा एक दूसरे से दूर होंगी, तो ऐसी स्थिति में सह संबंध दो चर राशियों में क्या होगा? कम होगा। वो हो सकता है कि वो 0.25 हो सकता है, ओके जी, या वह इससे भी कम हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि जहाँ पर लाल रंग की जो एक पहली प्रतीप गमन रेखा है और दूसरी जो पीले रंग की प्रतीप गमन रेखा है, एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर क्या निर्धारित होगा? यहाँ पर निर्धारित होगा समांतर माध्य। तो यहाँ पर जो समांतर माध्य होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। किसकी तुलना में? जो पहला वाला डायग्राम मैंने आपको बतलाया था। तो डायग्राम की सहायता से जो ये हमने प्रतीप गमन रेखाएँ बनाई हैं, इसके द्वारा भी आप क्या कर लेंगे? सहसंबंध को समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम पे नज़र डालनी है। सामान्य भाषा में मैंने आपको बता दिया है कि ठीक है जी, अब ये रेखाएँ हम और भी दूर बना सकते हैं, काफ़ी नज़दीक भी ला सकते हैं। इसके ऊपर कोई गणितीय रूल इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सामान्य रूप से खींची गई हैं। तो यहाँ पर क्या दिखा रखा है? सहसंबंध की मात्रा कम है। कब है? क्योंकि जब दो प्रतीप गमन रेखाएँ क्या होती हैं? एक दूसरे से काफ़ी दूर होती हैं। तो कुल मिलाकर आज मैंने आपको टाइम सीरीज, काल सरणी और प्रतीप गमन के बारे में सामान्य शब्दों में बताने की कोशिश की है। थोड़ा-सा आपने प्रयास करना है, इसको समझने का भी और याद करने का भी प्रयास करना है। और इसी के साथ आपने क्या करना है, सामने जो हमारी आईडी दे रखी है, इन पे आपने हमें फॉलो करना है। यदि कोई आपकी हमसे संबंधित क्वेरी है, हमसे संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप इन आईडियों पर हमें प्रश्न भेज सकते हैं और उसका जवाब देने का काम हमारा रहेगा।